हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। आज द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स आपको बोरिंग मिलेंगे। एक पॉलिटिकल है, एक आंकड़ों पे बेस्ड है। इसलिए द हिंदू के एक और सेक्शन से, ओपिनियन सेक्शन से एक आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। केओस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे इसका टाइटल है। ये आर्टिकल बताता है नेचर और मैन यानी इंसान के बीच के फ़र्क को। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्विज आपको दिखा दें। छोटू सा आर्टिकल है, जल्दी से पूरा हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जो भी इस आर्टिकल में सीखोगे, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, इस पे अप्लाई करना। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी केओस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। देखिए, केओस का मतलब होता है अराजकता, अफरा तफरी, डिसऑर्डर। और ऑर्डर का मतलब होता है केओस का बिल्कुल उल्टा यानी कि सिस्टम। कह रहा है अराजकता जो है ना, वही सिस्टम है ऑफ द डे का। ऑफ द डे एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है प्रेजेंट टाइम्स। ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स। कह रहा है अराजकता ही आजकल का सिस्टम है। हर जगह आपको अराजकता देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में? केओस यानी अराजकता, डिसऑर्डर बोल दो, ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा। डिसएरे, टर्मोइल, पेंडेमोनियम और अपहेवल इसके जो है एडवांस सिनोनिम्स हैं। याद रख सकते हैं तो जरूर करना इनको याद। बार बार आपको रीडिंग में देखने को मिलेंगे दोनों ही वर्ड से, पेंडेमोनियम एंड अपहेवल। अब ये ऑफ द डे, इस फ्रेज को भी देख लो। इसका मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग या प्रेजेंट या प्रेवलेंट थिंग हो किसी वक्त पे, प्रेजेंट टाइम में। इसको ऑफ द डे या ऑफ द आवर भी बोलते हैं। जैसे इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इज द नीड ऑफ द डे या आवर। पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, गरीबी को ख़त्म करना ज़रूरत है आज की। आई बात समझ में? नीड ऑफ द डे मतलब आज की ज़रूरत, या फिर नीड ऑफ द आवर मतलब आज की ज़रूरत। तो ऑफ द डे या ऑफ द आवर को, फ्रेज को समझ लेना जहाँ भी मिले, प्रेजेंट टाइम की यानी कि आज की बात की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी केओस स्पर्स क्रिएटिविटी टू फ्लरिश। कह रहा है जी केओस जो है ना, अराजकता जो है, ये स्पर करती है। स्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रिगर करना, कोज करना, इंस्टिगेट करना, किसी चीज़ को भड़काना। कह रहा है जी अराजकता जो है भड़काती है, एनकरेज करती है, ट्रिगर करती है आपके अंदर की क्रिएटिविटी को। और क्या ट्रिगर करती है इसको? कि ये फ्लरिश करे, ये फले फूले। ये फ्लरिश वर्ड कल ही किया था हमने, किसी चीज़ के थ्राइव करने को, वर्जन करने को, फलने फूलने को बोलते हैं। कह रहे हैं हाउएवर सम मैन मेड केओस इज वेल वर्थ अवॉइडिंग। कह रहा है हालांकि कुछ ऐसी केओस भी है जो मैन मेड है। ऐसी अराजकता है जो इंसान फैलाता है, प्रकृति नहीं फैलाती। कह रहा है ऐसी अराजकता जो है वो वर्थ है, वो कीमती है अवॉइड किए जाने के। अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। तो अगर नेचर में आपको केओस मिले तो समझ लेना वो केओस आपकी क्रिएटिविटी को इंस्टिगेट करेगी। लेकिन अगर इंसान कहीं पे केओस फैलाए, अराजकता फैलाए, तो वो अराजकता आपके काम नहीं आएगी, उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, आगे इसको डिटेल में देखेंगे। केओस की वर्ब है स्पर। स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना, ट्रिगर करना। यहाँ पे केओस की वर्ब है इज। फ्लरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का फलना फूलना, मशरूम करना, थ्राइव करना, बर्जन करना, ग्रो करना, है ना, इन्हांस होना, बड़ा हो जाना। ये वर्ड बार बार आ रहा है आर्टिकल्स में। जो लोग क्लास में रेगुलर हैं, पिछले एक वीक में 3 बार ये वर्ड आप देख चुके हो, है ना। कभी फ्लरिश देखते हो, कभी थ्राइव देखते हो। चलो अब देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये वर्थ प्लस में अवॉइडिंग, क्या इस स्ट्रक्चर को आप पहचानते हो? अभी इस पे क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा आपको मैं, एसएससी बैंकिंग लेवल के, यूपीएससी लेवल के। क्या इस स्ट्रक्चर को कॉन्फिडेंस से समझते हो आप? ये कौन सी स्ट्रक्चर है? चलो स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं। देखो, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद या तो आएगा नाउन और या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। भाई उनके बाद कुछ आएगा ना, मान लो उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, या कुछ और आ रहा है, तो या तो आप उसकी जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो, या फिर नाउन आया तो नाउन को पंगे मतलब पड़ा रहने दो। अब ये सारी वर्ब्स हैं आपके सामने। कंसीडर, अवॉइड, एंजॉय, रिसेंट, रिपोर्ट, स्पेंड टाइम, माइंड, डिनाई और एडमिट। कंसीडर का मतलब है मानना, अवॉइड का मतलब है किसी चीज़ से बचना, एंजॉय का मतलब है मज़े लेना, रिसेंट का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आना, रिपोर्ट का मतलब है किसी चीज़ को आगे रिपोर्ट करना, स्पेंड टाइम मतलब वक्त बिताना, माइंड का मतलब है दिल पे ले लेना, डिनाई का मतलब है मना कर देना, एडमिट का मतलब है मान लेना। तो ये सिंपल सी वर्ब्स हैं, इनकी यही कहानी है, इस रूल के साथ में ट्रिगर होती हैं।
इन्हीं वर्ब्स के साथ में दो एडजेक्टिव्स भी हैं जिनके साथ इस रूल को ट्रिगर करना है, एक है बिजी और एक है वर्थ। अब क्वेश्चंस दिखा रहा हूं आपको मैं, एक बार ट्राई दो खुद से। देखो मुझे तो आता है कॉन्सेप्ट, बड़े अच्छे से आता है। बात है कि सारी आप एग्जाम में इसको आइडेंटिफाई करके स्कोर करते हो या नहीं करते हो, है ना। 3 क्वेश्चंस आपके सामने, सब लोग ट्राई करो, यहां पे जो गलती हुई है उसको सही करो। चलो, स्टूडेंट्स शुड नॉट अवॉइड टू वेस्ट टाइम। स्टूडेंट्स को नोट निकाल देता हूं। स्टूडेंट्स शुड अवॉइड टू वेस्ट टाइम। स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए अपने वक्त को बर्बाद करना। अवॉइड एक वर्ब है, स्पेशल कैटेगरी की वर्ब है, क्या लेगी अपने बाद, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू वेस्ट की जगह पे टू को निकाल के वेस्टिंग टाइम। वैसे ही, डिड यू एंजॉय टू वॉच द मूवी, क्या आपने मूवी देखना एंजॉय किया, मूवी देख के मजा आया आपको। तो एंजॉय के बाद में टू वॉच गलत है, टू को निकाल दो, वॉच को बना दो, क्या बना दो, वॉचिंग। वैसे ही, द मूवी इज नॉट वर्थ टू वॉच, मूवी जो है वर्थ नहीं है, लायक नहीं है देखने के, नॉट वर्थ टू वॉच। वर्थ एक एडजेक्टिव है, ऐसे ही चलेगा वो भी, वर्थ के बाद में टू वॉच गलत है, टू को निकाल दो और यहाँ लगा दो वॉचिंग। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठाना है। डिटेल में करवा दिया है, यहाँ भी वही हुआ है, वर्थ अवॉइडिंग लिखा गया है, ना कि वर्थ टू अवॉइड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक सुंदर सा, आज के क्विज में इसको पूछेंगे आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की दिखाता हूं आपको मैं सारी वोकैबुलरी, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें मेरे साथ। उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। अपने पास 4 ही वर्ड है वोकैब में। पहला वर्ड है केओस, कल ही किया था हमने ये। केओस अभी बताया भी है ना आपको, अराजकता, लॉलेसनेस को बोलते हैं केओस। ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा होता है डिसऑर्डर, यानी कि केओस। एनार्की, मेहम, टर्मोइल, अपहिवल, पेंडेमोनियम, शैम्बल्स, सब इसके सिनोनिम्स हैं। शैम्बल नाम का वर्ड जो है ना, इस पर खास ध्यान देना, पीछे क्या आ रहा है, एस, लेकिन इसके पहले हमेशा लगता है अ। आ रही है ना बात समझ में। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, लेकिन उन वर्ड्स को सिंगुलर मानते हैं हम, बजाय बावजूद उनके पीछे एस लगने के। उन्हीं में से एक वर्ड है शैम्बल्स। जैसे एक और वर्ड है एड्स, एक और वर्ड है मीजल्स, है ना, ये बीमारी है। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब के पीछे एस आ रहा है, लेकिन ये वर्ड्स क्या है, सिंगुलर हैं। तो वो वाला नाउन का कॉन्सेप्ट में शैम्बल्स को ऐड कर लेना। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर द काबुल, देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने काबुल पे टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया, एक अराजकता का माहौल था, एटमॉस्फेयर ऑफ केओस था सड़कों पे, जो है गलियों में। ये वर्ड आर्टिकल में देख चुके हो आप। अगला वर्ड है वर्जन करना। वर्जन करना मतलब फलना फूलना, ग्रो एंड प्रॉस्पर करना। द GDP ऑफ द नेशन इज बर्जनिंग एट अ क्विक पेस फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। भारत की GDP या देश की GDP फल फूल रही है बहुत तेज़ रफ्तार से, क्विक पेस से, पिछले 2 दशकों से, 2 डेकेड से। अब ब्लॉसम को फ्लरिश, बर्जन को फ्लरिश भी बोलते हैं, ब्लॉसम, मशरूम, थ्राइव, सब इसके सिनोनिम्स हैं। आज फ्लरिश नाम का वर्ड आर्टिकल में देख चुके हैं। अब एक नया वर्ड करवाता हूँ आपको, सैक्रामेंट। इसका मतलब होता है एक रिलीजियस रिचुअल, एक धार्मिक कोई विधि होती है ना, उसको बोलते हैं सैक्रामेंट। जैसे मैरिज एक सैक्रामेंट है, एक धार्मिक विधि है मैरिज, है ना, हिंदुइज्म में तो है एटलीस्ट। तो बर्थ एंड मैरिज आर 2 इंपॉर्टेंट सैक्रामेंट्स इन मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन्स। बर्थ और मैरिज जो हैं 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं, धार्मिक रिवाज हैं ज़्यादातर रिलीजन्स के अंदर। कोई भी धार्मिक रिवाज है ना, गृह प्रवेश है या पूजा है, उसको हम सैक्रामेंट इंग्लिश में बोल देते हैं। अब देखो, सैक्रामेंट तो आज आर्टिकल में नहीं आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता एक वर्ड आएगा, हमाम। हमाम को आसान भाषा में बोलते हैं हवन। रिलीजियस सैक्रामेंट को जो फायर से रिलेटेड हो, अग्नि हो जिस सैक्रामेंट में इन्वॉल्व, ऐसे सैक्रामेंट के लिए 1 वर्ड है हमारे पास, हमाम। आगे बात समझ में, फायर रिचुअल या हवन इज कॉल्ड हमाम। तो हवन नाम का, हमाम नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, नया वर्ड है आपके लिए। चलो लास्ट वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है अलग थलग, सेपरेटेड।
द पुअर फील सोशली आइसोलेटेड इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। जो पुअर लोग हैं वो फील करते हैं सामाजिक तौर पे अलग थलग, आइसोलेटेड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, पूंजीवादी समाज में, पूंजीवादी दुनिया में। अब आइसोलेटेड के ये सारे सिनोनिम्स हैं। इंसोलेटेड, अलूफ, अलूफ वर्ड तो बहुत देखा होगा आपने क्वेश्चंस में भी और रीडिंग में भी। अलूफ वर्ड को स्पेशली ध्यान रखना। कटा छटा, अटा कटा होता है ना जो सबसे, वो अलूफ होता है। सेक्लूडेड, सेक्वेस्टर्ड, डिटैच, सब इसके सिनोनिम्स हैं। आज इसका सिनोनिम आप देखेंगे सेग्रीगेटेड। अब सेग्रीगेट वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है आइसोलेटेड से। देखिए मान लीजिए आप दोस्त हैं 10, आपका झगड़ा हो गया सभी से और आप जो है सबसे बोलना चलना बंद हो गया, दोस्तों ने आपसे बोलना बंद कर दिया, तो 9 लोग इधर बैठते हैं और एक आप इधर बैठते हैं, तो आप हो गए हैं आइसोलेटेड। इसको ऐसा समझे, ठीक है, अलग थलग हो गए हैं आप, आइसोलेटेड, डिटैच्ड हो गए हैं, अलूफ हो गए हैं। लेकिन सेग्रीगेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 10 लोग हैं, आपने उनको अलग अलग एज ग्रुप में बांट दिया। भाई 10 में से 3 तो हैं 30 से बड़े, 4 हैं 20 से 30 के, और बाकी के 3 बचे वो 20 से कम के। तो किसी ग्रुप को, किसी बड़े से, एक समझ गए ना, किसी बड़े से सैंपल को छोटे छोटे ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना कहलाता है सेग्रीगेट करना। आगे बात समझ में? जैसे कचरा पड़ा है, आपने उसको सेग्रीगेट कर दिया, प्लास्टिक एक तरफ कर दिया, लोहा एक तरफ कर दिया, आयरन को, और कागज़ को, पेपर को एक तरफ कर दिया। तो बड़ी सी चीज़ में से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, उस चीज़ को कहलाता है सेग्रीगेट करना। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिर लोग यूँ समझते हैं सर आइसोलेट और सेग्रीगेट में तो कोई फ़र्क है दोनों में, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट है। चलिए आ जाओ आर्टिकल पे, जल्दी से एक समरी देंगे आपको, ये चारों वर्ड्स दिमाग में बिठा लेना। समरी ये है कि आपको ये बता रहा है कि केओस जो है ना, ये आप हर जगह देखोगे। अराजकता जो है आज का ऑर्डर ऑफ द डे है। नेचर में भी देखोगे और इंसानों में भी देखोगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, नेचर में जो अराजकता होती है ना, वो किसी रीज़न से होती है और उस अराजकता से कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट निकलता है। लेकिन जो आदमी अराजकता करता है, जो मैन मेड होती है, वो गलत होती है, उससे आपको हमेशा बचना चाहिए। नेचर अराजकता फैलाएगी आपकी डेवलपमेंट के लिए, आदमी अराजकता फैलाएगा अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। बस आज इसकी यही समरी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड मैन। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। आज की टोन है एनालाइज कर रहा है, और वैसे ऐसे आर्टिकल फिलोसफिकल टोन में तो लिखे ही होते हैं। जिनमें फिलोसफी झाड़ी गई हो ना, दर्शन शास्त्र झाड़ा गया हो, उन आर्टिकल्स को हम फिलोसफिकल टोन में तो रखते ही रखते हैं। चलो अब शुरू कर लेते हैं। कह रहा है जी, वी हैव ऑल हर्ड ऑर्डर इन कोर्ट रूम सीन्स। कह रहा है हम सब लोग सुन चुके हैं, वी हैव ऑल हर्ड, हियर की थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो हम सब लोग सुन चुके हैं ऑर्डर नाम के इस डायलॉग को, इस मोनोलॉग को, जो होता है कोर्ट रूम के सीन्स में। मूवीज़ में और बुक्स में जब कोर्ट रूम का सीन आता है तब इस डायलॉग को बोला जाता है। आगे बात समझ में? सिंपल सेंटेंस है। वी सब्जेक्ट है, हैव हर्ड इसकी वर्ब है, हियर की थर्ड फॉर्म को, हर्ड को यूज़ किया गया है हैव के बाद V3 लगा के। कह रहा है जी, बट इफ़ देयर इज़ ऑर्डर केओस विल फॉलो एंड वाइस एंड वर्सा। कह रहा है लेकिन अगर वहाँ पे ऑर्डर है, कहीं पे कोई सिस्टम बना हुआ है, तो क्या होगा? केओस जो है, अराजकता जो है, उसके बाद आनी ही आनी है विल फॉलो। और इसका बिल्कुल उल्टा भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है। तो मतलब क्या है? हमेशा ऑर्डर बना नहीं रह सकता, कभी कभी ऑर्डर जरूर टूटेगा, अराजकता आएगी। और हमेशा अराजकता भी नहीं बनी रहती, बिल्कुल वाइस वर्सा होता है। कभी ना कभी अराजकता के बाद में फिर से ऑर्डर आता है, फिर से पूरा सिस्टम बनता है। चलिए, ऑर्डर की वर्ब है इज, केओस की वर्ब है विल फॉलो। केओस समझ गए आप? अराजकता को, एनार्की को, पेंडेमोनियम को बोलते हैं। इसको चाओस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? केओस। वाइस वर्सा का मतलब होता है इन द रिवर्स ऑर्डर। जैसे मैंने आपको कुछ बताया और आपने मुझे कुछ बताया, आई टोल्ड यू समथिंग एंड वाइस वर्सा। आई बात समझ में? वाइस वर्सा क्या कहता है? जो काम अभी भी हुआ है ना, उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो, उसी काम को रिवर्स ऑर्डर में भी करवा दो। जैसे मैंने आपको पीटा, आपने मुझे पीटा, तो आई बीट यू अप एंड वाइस एंड वर्सा। वाइस एंड वर्सा भी होता है, वाइस वर्सा भी बोल देते हैं इसको। चलिए बढ़े आगे, इसको यूज़ करो अपनी डेली जो है रूटीन लाइफ में। कह रहा है इन द फिजिकल वर्ल्ड वी सी द केओस ऑर्डर फिनोमिनॉन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम्स। कह रहा है हमारी शारीरिक दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं, वी सी करते हैं, और किसको? केओस ऑर्डर के फिनोमिनन को। पहले अराजकता और फिर बाद में सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों का होना। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के फिनोमिनन को, कॉम्बिनेशन की घटना को देखते हैं। और कहाँ पे? हमारे आर्थिक यानी इकोनॉमिक, हमारे राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, सामाजिक और सांस्कृतिक सिस्टम में, इन सभी समाजों में। आगे बात समझ में? वी की वर्ब है सी। ये सारे वर्ड्स आप जानते हो, मेरे ख्याल से कुछ इसमें नया नहीं है। फिनोमिनॉन का मतलब होता है घटना, ये एक सिंगुलर वर्ड है,
इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, वो मैं आपको भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। अभी पूरा पैराग्राफ करते हैं, फिर इस फिनोमिनन वर्ड पे फिर से लौट के आएंगे। कह रहा है जी वी विल शेयर ओनली वट इज क्लोज एट हैंड एंड ऑफ एवरीडे अकरेंस। कह रहे हम शेयर करेंगे सिर्फ वही चीज़ को, ओनली जो है वट इज क्लोज एट हैंड, जो हमारे हैंड के क्लोज है, और जो है ऑफ एवरीडे अकरेंस, जो हर रोज़ की है, रोज़मर्रा की है। तो इस आर्टिकल में जो ये केओस ऑर्डर फिनोमिनन है, इसके वही एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे जो हमारे हाथ में है, हमारे क्लोज एट हैंड है, जो रोज़ होते हैं हमारे साथ, जिनके लिए हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। आगे बात समझ में? वी की बात कर रहा है राइटर, अपने खुद की बात कर रहा है ना, राइटर वही एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करेगा। तो वी की वर्ब है विल शेयर, वट की वर्ब है इज। अकरेंस का मतलब होता है घटना, हैपनिंग, है ना, किसी एपिसोड को, किसी इवेंट को बोलते हैं अकरेंस। अकरेंस की स्पेलिंग जरूर देख लेना, इसमें डबल सी और डबल आर आता है। OCCUR अकर, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है घटित होना। अगर इसके आगे डबल आर लगा के एंस कर दिया जाए तो ये बन जाता है अकरेंस, एक नाउन यानी कि घटना। तो स्पेलिंग एरर्स आपकी ऐसे ही दूर होंगी, स्पेलिंग्स के ऊपर जो आपको ध्यान देना होगा, डबल सी डबल आर। चलो अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, फिनोमिनन पे। चलो देखो, ये फिनोमिनन वर्ड है ना, ये है सिंगुलर, इसका मतलब है एक अकरेंस या एक इवेंट या एक घटना। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो पीछे का ON निकाल दो और पीछे लगा दो A, और आप बोल दो इसको फिनोमिना। इसका मतलब है कई सारी घटनाएं, कई सारी अकरेंसेस। क्राइटेरियन मतलब एक कसौटी, एक पैमाना, एक मापदंड। क्राइटेरिया मतलब कई सारी कसौटियाँ, कई सारे मापदंड। डाटम मतलब वन पीस ऑफ डाटा, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा। पोडियम मतलब एक मंच, एक स्टेज। पोडिया मतलब बहुत सारे मंच, बहुत सारे स्टेजेस। अडेंडम मतलब अडेंडम है, कोरिगेंडम है, करिकुलम है, ये सारे वर्ड्स जो हैं किताबी वर्ड्स हैं। अडेंडम का मतलब होता है किसी किताब के अंत में जुड़ी हुई कोई सूची, भाई इस किताब में ये चीज़ें एडिशनल आपको बताई गई हैं, बाद में जुड़ता है। किताब जब खत्म हो जाती है, लिखी जाती है, छप जाती है, उसके नए जो पब्लिकेशन आते हैं उसमें लगाया जाता है एडेंडम, जो कुछ ऐड कर देता है उस किताब में, एक आधा चैप्टर वैप्टर, है ना। तो एक हो तो एडेंडम और कई सारे हो तो अडेंडा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके नाउन चैप्टर के हैं, आप ऑलरेडी बेसिक्स में कर चुके हो, क्लासेज में पढ़ते पढ़ते मेरे साथ आप रिवाइज करते हो। अब आज के क्विज में इन पे क्वेश्चन आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी व्हेन प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ पूजा वी एक्सपेक्ट डिवोटीज टू फॉर्म अ लाइन एंड टेक देयर टर्न। कह रहे व्हेन प्रसाद, जब प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब किसी चीज़ को बांटना, किसी चीज़ को डील आउट करना, एक फ्रेजल वर्ब भी होती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डील आउट करना। कह रहे जब प्रसाद को बांटा जाता है पूजा के अंत पे, हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी आशा रखते हैं। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई, कि डिवोटीज जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो फॉर्म करेंगे कतार को, एक लाइन को, और टेक करेंगे अपनी टर्न को, बारी बारी से प्रसाद लेकर के जाएंगे, अपनी बारी के हिसाब से टेक देयर टर्न करेंगे। आगे बात समझ में? प्रसाद की वर्ब है इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पैसिव वॉइस में, इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी की वर्ब है एक्सपेक्ट। डिवोटीज वो होते हैं जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो अडेरेंट होते हैं किसी चीज़ से, है ना, सपोर्टर होते हैं। डिवोटीज से दो आशाएं होती हैं, टू फॉर्म एंड टू टेक। ठीक है, दूसरी बार टू नहीं लगाया गया। डिवोटीज, वी एक्सपेक्ट डिवोटीज टू फॉर्म अ लाइन एंड वी एक्सपेक्ट डिवोटीज टू टेक देयर टर्न। टेक योर टर्न का मतलब है बारी बारी से किसी काम को करना। कह रहा जी वट वी सी इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। कह रहा लेकिन जो चीज़ हम देखते हैं, वट वी सी, कह रहा वो चीज़ इज है बिल्कुल इसका उल्टा, एग्जैक्टली द ऑपोजिट। वट की वर्ब है इज, वी की वर्ब है सी। कैसे उल्टा है? कह रहा है जी chaos reigns supreme even after organizers assures everyone there is enough to go around। कह रहा है जो chaos है, जो अराजकता है, वो रेन सुप्रीम करती है, वो रेन करती है, राज करती है सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे प्रधान तौर पे। प्रसाद बटेगा ना तो भक्तजन सब जो है पागल हो जाएंगे प्रसाद के लिए, अराजकता हर तरफ फैलने लगेगी। और कब फैलती है ये सारी अराजकता? यहाँ तक कि इस काम के बाद, इवन आफ्टर। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो अश्योर करते हैं हर एक को, हर एक आदमी को इस चीज़ का भरोसा देते हैं कि इनफ प्रसाद है, देयर इज़ इनफ गो अराउंड करने के लिए, सब तक पहुँचने के लिए। तो बार बार बोलते हैं कि बहुत प्रसाद है, आराम से लो, लाइन में आके लो, लेकिन लोगों को जल्दी होती है ना। केओस की वर्ब है रेन्स, रेन का मतलब है रूल करना, गवर्न करना। ऑर्गेनाइजर्स की वर्ब है अश्योर, इनफ की वर्ब है इज। अब इस रेन नाम के वर्ड पे नज़र डालना, एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ आपको। देखिए एक वर्ड है रेन, REIGN, और एक वर्ड है रेन, REIN।
पहले वाले में क्या एक्स्ट्रा है भाई, पहले वाले में जी एक्स्ट्रा है, देख रहे हो ना, ये जी एक्स्ट्रा है आई के बाद में। ये जो पहला वाला वर्ड है इसका मतलब होता है शासन या शासन करना, वर्ब फॉर्म में करना और नाउन फॉर्म में शासन, रूल या गवर्न भी बोल सकते हैं। और ये जो रेन है ना, इसका मतलब है किसी को कंट्रोल करना, इसी से बनती है रेन इन नाम की फ्रेजल वर्ब। ठीक है, रेन का मतलब होता है लगाम, और रेन इन करने का मतलब है किसी को लगाम में लाना, कंट्रोल करना। तो इस रेन और इस रेन में हमेशा डिफरेंस रखना है, जिसमें जी लगा हुआ है वो गवर्न करेगा, ऐसे याद रख लो, जिसमें जी लगा हुआ है वो शासन करेगा, गवर्न करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मार्क्स दिलवाती हैं और यही चीज़ें मार्क्स कटवाती भी हैं। कह रहा है जी ये जो हो रहा है ना ऊपर सारा, प्रसादे के पीछे लड़ाई, ये है मैन मेड केओस, ये ऐसी अराजकता है जो आदमी फैलाता है। अब ये देख रहे हो आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक किसी जो है हैरानी भरी चीज़ को बता रहा है ना, ये मैन मेड केओस है। कह रहा है आई हैड सीन फ्यू प्लेसेस वेयर डिवोटीज फॉलो ऑर्डर, मैं देख चुका था कुछ ही प्लेसेस को, ना के बराबरी जगहों को, फ्यू जगहों को, जहाँ पे डिवोटीज फॉलो करते हैं ऑर्डर को, जहाँ पे श्रद्धालु सिस्टम से चलते हैं, प्रसाद वसाद के टाइम झगड़ा धक्का मुक्की नहीं करते हैं। आई की वर्ब है हैड सीन, डिवोटीज की वर्ब है फॉलो। अब ये आपको एक और एग्जाम्पल देगा हॉस्पिटल का। कह रहा है जी एट द एंट्रेंस ऑफ एन हाई हॉस्पिटल रैक्स आर केप्ट विद द साइन प्लीज कीप योर फुटवेयर हियर। कह रहा है एंट्रेंस पे, दहलीज पे एक हाई हॉस्पिटल की, एक आँख के अस्पताल की, रैक्स को रखा गया है और कैप्ट किया गया कैसे, इस साइन के साथ में, इस साइन बोर्ड के साथ में, इस सूचना के साथ में कि आप अपने फुटवेयर को इस रैक में रखें, अपनी चप्पल उतार के इस अलमारी में डाल दें। आगे बात समझ में। एंट्रेंस का मतलब है दहलीज, थ्रेशोल्ड, रैक्स की वर्ब है, क्या वर्ब है रैक्स की, आर कैप्ट। कीप यहाँ पे देखो, ये जो सेंटेंस बना हुआ है ना ये वाला, इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। और यहाँ पे जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है उसकी शुरुआत होती है वर्ब की बेस फॉर्म से। जैसे ब्रिंग मी सम वाटर, थोड़ा पानी लेके आओ, ब्रिंग मी सम वाटर। जैसे आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दो। तो रिक्वेस्ट या ऑर्डर करते हो तब आप यूज करते हो इंपेरेटिव सेंटेंस को, और इनकी निशानी क्या है, इनकी शुरुआत की जाती है वर्ब की बेस फॉर्म से। तो ये सेंटेंस तो ऐसा ही है, कीप योर फुटवेयर हियर, प्लीज, तो यहाँ पे कृपया की बात कर रहा है। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन होता है जिसको हम मान लेते हैं यू। आ रही बात समझ में। ब्रिंग मी सम वाटर का मतलब यही है कि आप मेरे लिए पानी लाओ, है ना। आंसर माई क्वेश्चन का मतलब यही है, मेरे सवाल का जवाब दो। और रैक भी ये आई हॉस्पिटल का साइन भी ये कह रहा है कि अपने जूते को, अपने फुटवेयर को यहाँ रखो। तो यहाँ पे कीप जो वर्ब है ना, उसका सब्जेक्ट हिडन है जो कि है यू। यू कीप योर फुटवेयर हियर। कह रहे जी आई सॉ फुटवेयर, फुटवेयर समझते हो ना, जो पैरों में पहना जाए फुटवेयर, है ना, जो जूता चप्पल होता है। कह रहे जी आई सॉ फुटवेयर लाइंग हिथर एंड थिथर एंड द रैक्स ऑलमोस्ट एम्प्टी, मैंने देखा जूते चप्पलों को पड़े हुए इधर उधर, हिथर एंड थिथर, और रैक्स को देखा ऑलमोस्ट एम्प्टी, लगभग खाली। आई की वर्ब है सो, हिथर एंड थिथर एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब होता है बेतहाशा, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हेयर एंड देयर, है ना, इधर उधर पड़ी हुई चीज़ को बोलते हैं हिथर एंड थिथर। कह रहा जी माई फुटवेयर वॉज अडोनिंग वन ऑल अलोन, कह रहा जी मेरी ही चप्पल जो है अडोन कर रही थी एक रैक को। अडोन का मतलब है डेकोरेट करना, सजना। भाई सबकी चप्पलें तो पड़ी थी उधर, खाली मेरी चप्पल ही एक रैक में पड़ी थी अकेली, उस रैक को, उस रैक में अडोन या सज रही थी, डेकोरेट कर रही थी। ऑल अलोन मतलब अकेले अकेले। कह रहा आई आस्क्ड द साइलेंट वॉचमैन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स, कह रहा जी मैंने पूछा, आई आस्क किया, एक चुपचाप बैठे चौकीदार से, साइलेंट वॉचमैन से जो पास में बैठा था, और किस बारे में, स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, जो अवस्था है इस पूरे मामले की। मैंने इशारा करके उससे पूछा ये क्या हो रहा है, और उसने क्या बोला, सर आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग व्हाट मोर कैन आई डू, कह रहा है सर मैं थक चुका हूँ बता बता के लोगों को, आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग, और मैं ज़्यादा कर भी क्या सकता हूँ, व्हाट मोर कैन आई डू। आगे बात समझ में, पूरी सिचुएशन को समझो, ये क्या समझाना चाह रहा है। मैन मेड केओस हमेशा बुरी ही होती है, आदमी जब भी अराजकता फैलाता है अपने स्वार्थ के लिए फैलाता है। चलो अच्छा, आई की वर्ब है आस्ट, आई की वर्ब है एम, टायर के बाद में ऑफ लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ से आप थके हुए हैं। कैन देखो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में रखा हुआ है सब्जेक्ट आई, फिर रखी हुई है मेन वर्ब। जब भी सेंटेंस सवाल कोई खड़ा करेगा आपके सामने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा। तो कैन को आई से पहले और मेन वर्ब को आई के बाद में, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की निशानी है। कह रहे जी इन वन टेम्पल वेयर अ हमाम वॉज बीइंग परफॉर्म्ड द साइट ऑफ पाइल्स ऑफ फुटवेयर ग्रीटेड अस, कह रहे एक मंदिर में, टेम्पल में, जहाँ पे एक हमाम जो था उसको परफॉर्म किया जा रहा था, एक यज्ञ को, एक हवन को किया जा रहा था। कह रहे वहाँ पे जो साइट था ना, जो नज़ारा था, जो दर्शन थे,
और किसके, फुटवेयर के पाइल्स के, चप्पलों के जूतों के झुंड के, उसने हमें ग्रीट किया, वो हमसे मिला। तो अंदर हो रहा होगा हवन यज्ञ, बाहर जो है चप्पलों का एक ढेर पड़ा था, कहने का मतलब ये उसकी साइट ने हमें ग्रीट किया। होमाम की वर्ब है वॉज बीइंग परफॉर्म्ड। होमाम का मतलब होता है हवन यज्ञ जिसमें अग्नि इन्वॉल्व हो। साइट की वर्ब है ग्रीटेड। साइट का मतलब है नज़ारा या दर्शन, है ना, नज़ारा या दर्शन। चलो अब इसमें कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको दिखा देते हैं। एक मिनट रुकना यार, ये कॉन्सेप्ट क्या है, दो कॉन्सेप्ट हैं। पहले होमाम वर्ड को देख लो। होमाम का मतलब होता है रिचुअल इन्वॉल्विंग फायर। इसको सेक्रामेंट भी बोल सकते हैं। सेक्रामेंट का मतलब होता है कोई भी रिलीजियस विधि, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज। होमाम के अंदर आग इन्वॉल्व होगी तो ये हवन या यज्ञ कहलाता है। अब ये जो सेक्रामेंट वर्ड है ना, धार्मिक विधि या रीति रिवाज के लिए, इसको सैक्रिलीज वर्ड से कन्वर्ट जो है कंफ्यूज नहीं करना है। सैक्रिलीज का मतलब होता है भगवान की अवमानना, ब्लास्फेमी बोलते हैं इसको, पता होगा ना आपको वर्ड ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी सैक्रिलीज अलग है, भगवान को डिसरिस्पेक्ट करना। सैक्रामेंट का मतलब होता है रिलीजियस सेरेमनी। तो ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, दोनों अलग वर्ड्स हैं। ये सेक देख करके आपस में कंफ्यूज मत करना। चलिए आज के क्विज में पूछेंगे इन दोनों वर्ड्स को आपसे, आगे बढ़ते हैं। करेजी टू लोकेट आवर फुटवेयर आफ्टर द रिचुअल्स वी हैड प्लेस्ड देम फार अवे। करेजी लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए हमारी चप्पल को, हमारे जूते को, इस रिचुअल्स के बाद में, पूरे कस्टम या राइट्स के बाद में, इस होमाम या सेक्रामेंट के बाद में हमने प्लेस कर दिया था उनको फार अवे, बहुत दूर। तो हम पहले ही अपनी चप्पल कहीं दूर उतार के आए थे। वी की वर्ब है हैड प्लेस्ड। कह रहे फॉर्चुनेटली दे वर सेफ, भाग्यवश वो सेफ थी, कोई भी उनको उठा के नहीं भागा था। कह रहा एज वी वर लिविंग वी फाउंड डिवोटीज सर्चिंग फॉर वन पीस और द अदर फ्रॉम द पाइल। और जैसे ही हम निकल रहे थे हमने पाया, और किन को पाया भाई, श्रद्धालुओं को, भक्तों को, डिवोटीज को, कि वो सर्च कर रहे हैं एक को या दूसरे को। दो पीस होते हैं ना फुटवेयर के, तो पहले या दूसरे टुकड़े को, दूसरे पीस को सर्च कर रहे हैं झुंड में से, पाइल में से। कह रहे जी अ प्राइस फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू केओस। कह रहे ये और कुछ नहीं है, ये एक प्राइस है, एक कीमत है उनके उस कॉन्ट्रीब्यूशन की, उनके उस योगदान की जो उन्होंने इस केओस में फैलाया था, इस अराजकता के अंदर दिया था। तो उन्होंने झुंड बनाया था, चप्पल रखे नहीं सिस्टम से, अब उसी का प्राइस वो भुगतते हैं पूजा के बाद, जब अपनी अपनी चप्पल को ढूंढते हैं, एक मिल जाती है, एक खो जाती है। चलिए वी की वर्ब है फाउंड, वी की वर्ब है वर लिविंग। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है और बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ आपको मैं, है ना। दो वर्ड्स की तरफ ध्यान देना, लीव और साइट। लीव का मतलब होता है इजाज़त, और किसकी इजाज़त, कहीं जाने की। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि चला जाऊँ मैं, तो मैं आपसे लीव लूँगा, है ना, आपकी लीव लूँगा, आपकी इजाज़त लूँगा। और साइट का मतलब होता है नज़ारा या दर्शन, किसी आदमी का नज़ारा, किसी आदमी का दर्शन, किसी चीज़ का नज़ारा, किसी चीज़ का दर्शन। अब इन दोनों के साथ कॉमन मिस्टेक ये है कि इन दोनों के साथ यूज़ कर लेते हैं पॉजेसिव को। जैसे भाई आपके दर्शन देख करके, आपके दर्शन करके मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैं आपको लिख दूंगा आई एन्जॉयड योर साइट, मैंने एंजॉय किया आपके दर्शनों को। आ रही बात समझ में, तो दर्शन आपके है ना, तो योर साइड लिख दूंगा मैं, ये गलत है। योर साइड, माई साइड, हर साइड, देयर साइड, राम साइड, मोहन साइड, ऐसा पॉजेसिव इनके साथ में नहीं लगता। वैसे ही आई विल टेक योर लीव, मैं आपकी इजाज़त लूँगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि एक्चुअल में इजाज़त आपकी नहीं होती, इजाज़त आपसे होती है। और दर्शन आपके नहीं होते, दर्शन आपके नहीं है, दर्शन तो आपके किए जा रहे हैं। आपके दर्शन का मतलब है आपकी जेब में कहीं दर्शन रखे थे, आपके दर्शन मैंने ले लिए, ऐसा नहीं है। आपका नज़ारा ऐसा नहीं है, मैंने आपके दर्शन लिए लेकिन वो आपको बिलोंग नहीं करते, इसलिए पॉजेसिव ना लगा के इनको हम ऑफ के साथ लिखते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकते हैं। एट हिज फादर साइट लिटिल गर्ल स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। अपने पापा को देखते ही, अपने पापा की साइट पे ही छोटी बच्ची ने खुशी से कूदना शुरू कर दिया। अब ये साइट फादर की नहीं हो सकती, यहाँ लिखेंगे एट द साइट ऑफ हर फादर, एट द साइट ऑफ हर फादर, ऐसे आपको लिखना है। एट हर फादर साइट नहीं, एट द साइट ऑफ हर फादर। वैसे ही आफ्टर द डिनर वी टुक द होस्ट लीव एंड रिटर्न हिम होम। डिनर के बाद में हमने मेज़बान की लीव ली, मेज़बान की इजाज़त ली और घर चले गए। तो इजाज़त मेज़बान की नहीं हो सकती, मेज़बान ने जेब में नहीं रखी हुई है, तो हम लिखेंगे वी टुक द लीव ऑफ द होस्ट। तो दो वर्ड्स को ध्यान रखना, साइट और लीव को। नेवर मेक अ पॉजेसिव ऑफ दीज वर्ड्स, इनके बाद में ऑफ लगा करके ही आपको बताना है। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पहली बार करवा रहा हूँ, फिर से आएगा, रिपीट होगा, तब दिमाग में बैठेगा। चलो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट पैराग्राफ। कह रहे जी इनफ ऑफ मैन मेड केओस,
अबाउट फुटवेयर। कह रहा है जी बहुत हो गई आदमी की केओस जो चप्पलों के बारे में, जूतों के बारे में, अब नेचर की केओस की बात करते हैं। कह रहा है लेट अस नो अबाउट द केओस इन आवर स्टमक आफ्टर एवरी मील। कह रहे जानने की कोशिश करते हैं, लेट अस नो करते हैं उस केओस के बारे में, उस अराजकता के बारे में जो हमारे पेट में होती है, स्टमक में होती है हर मील के बाद। अगेन देखो शुरू हो रहा है वर्ब की बेस फॉर्म से और ये सेंटेंस है कैसा, इंपेरेटिव है ना, लेट अस नो। कह रहे यस ईच ऑफ द डिशेज वी ईट सून लूजेज इट्स आइडेंटिटी। कह रहे हाँ हर एक डिश, हर एक व्यंजन जो हम खाते हैं वो जल्दी ही लूज कर देता है अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को। भाई पेट के बाहर ही समोसा है, पेट में चला गया तो उसकी समोसे की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। बात आ रही है समझ में, यही है केओस। ईच की वर्ब है लूजेस, वी की वर्ब है ईट। कह रहे दिस इज अ केओस नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। कह रहे ये वही अराजकता है जो अच्छी है, जो हमारे एग्जिस्टेंस और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारी मौजूदगी और विकास के लिए नेसेसरी है। कह रहे सून ऑर्डर फॉलोज एज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी गो टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। कह रहे जल्दी ही इसके बाद ऑर्डर आता है, अराजकता खत्म हो जाती है जैसे ही अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो हैं अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं, शरीर के रिस्पेक्टिव हिस्सों में जाते हैं, है ना। और क्यों जाते हैं, फॉर इंजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट के इंजेशन और सेग्रीगेशन के लिए। इंजेशन का मतलब होता है कंजम्पशन या डाइजेशन, और सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीज़ों का अलग होना। तो जो उसमें से काम का होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जो काम का नहीं होगा वो वेस्ट में सेग्रीगेट हो जाएगा। तो इस तरह से अराजकता को ऑर्डर में तब्दील किया जाता है बॉडी के अंदर। कह रहा है ब्रिटिश रिसर्चर मार्टिन विकम डिजाइंड एंड मेड एन आर्टिफिशियल गट इन 2016 टू सी द केओस एंड ऑर्डर इन डाइजेशन। करेक्ट, ब्रिटिश रिसर्चर थे, अंग्रेज रिसर्चर थे जिनका नाम था ये। इन्होंने डिज़ाइन किया और मेक किया एक मैन मेड गट को, आर्टिफिशियल पेट को 2016 में। और इन्होंने क्यों किया भाई, ये देखने के लिए, सी करने के लिए केओस और ऑर्डर को डाइजेशन की प्रोसेस में कैसे अराजकता आती है और कैसे सिस्टम बनता है उस अराजकता के बाद डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। इसलिए उन्होंने एक पेट को बनाया, आदमी के पेट को। रिसर्चर की वो है डिजाइंड एंड मेड। कह रहा वन एग्जाम्पल इज इनफ टू नो द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल केओस। कह रहा बस यही एग्जाम्पल इनफ है, इन्होंने जो पेट बनाया था ना, यही एग्जाम्पल इनफ है जानने के लिए अच्छे पहलू को प्रकृति में होने वाले केओस की, प्रकृति में होने वाली अराजकता की। तो प्रकृति में कितने सुंदर तरीके से पहले डिशेज अराजकता में अपनी आइडेंटिटी खोती हैं, फिर केओस खत्म होता है, ऑर्डर आता है, हर डिश जो है सिस्टमेटिकली हमारे बॉडी पार्ट्स में जाती है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होती है या फिर वेस्ट में चली जाती है। तो ये जो नेचुरल है ना, यही जरूरी है, मैन मेड खराब है। ठीक है, एग्जाम्पल की वर्ब है इस। एस्पेक्ट्स का मतलब है पहलू, इसको फेसेट भी बोलते हैं। कह रहे हैं नेचर केओस एंड ऑर्डर टेक प्लेस। नेचर में, प्रकृति में अराजकता और सिस्टम जो है टेक प्लेस करते हैं, घटित होते हैं, हैपन होते हैं, अकर होते हैं। केओस स्पर्स क्रिएटिविटी टू फ्लरिश। जो केओस है वो स्पर करता है क्रिएटिविटी को फ्लरिश होने के लिए, फलने फूलने के लिए। नेचर की बात हो रही है, नेचर में केओस जरूरी है, इसी से क्रिएटिविटी आती है, स्पर होती है। स्पर जानते हैं ना, किसी चीज़ को भड़काना, इंस्टिगेट करना। कह रहे जी हाउ एवर सम मैन मेड केओस इज वेल वर्थ अवॉइडिंग। हालांकि कुछ आदमी के द्वारा बनाया हुआ जो केओस होता है वो बिल्कुल वर्थ है, लायक है कि उसको अवॉइड किया जाए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं करेगा। तो प्यारा सा आर्टिकल है, छोटा सा, फिलोसफिकल बातें लिखी गई हैं इसमें। और कुछ समझो या ना समझो तो एक चीज़ तो ज़रूर समझ गए हैं कि अपनी चप्पलों को हमेशा दूर कहीं छोड़ करके आओ, और कहीं भी प्रसादा वरसादा लेते हुए झगड़ा मत करो, प्यार से लो, है ना। कम से कम इतना अपने कर सकते हैं। तो ये फिलोसफिकल आर्टिकल कुछ इसी तरह के होते हैं। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है कि इस आर्टिकल में केओस के ट्रू नेचर के बारे में किस चीज़ को कंक्लूड या डिड्यूस कर सकते हो। आपको क्या लगता है अराजकता किस प्रकार की होती है? ये डिस्ट्रक्टिव होती है, क्रिएटिविटी वाली होती है? ये क्रिएटिव हो सकती है लेकिन नेचर में जो अराजकता है उसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर मैन मेड अराजकता डिस्ट्रक्टिव है बावजूद क्रिएटिविटी के जो अराजकता के अंदर होती है? तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसने आर्टिकल को सिर्फ पढ़ा नहीं है, समझा है, वही इसका आंसर कर पाएगा। सब लोग कोशिश करेंगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ हिंट्स के साथ में, एक बार आप खुद से पहले कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है ना। सेकंड में आपको मिलेंगी 2 एरर्स। पहली एरर मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी एरर मिलेगी आपको इस वर्ड के आसपास। थोड़ा सा शोर आ रहा है बाहर से, बच्चे हैं मान नहीं रहे हैं, क्लास तो हमें करनी पड़ेगी, है ना, आज घर आया हुआ मैं, तो ये बच्चे गली में ऐसे ही शोर करते हैं। अब सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ जाओ। एक फायर रिचुअल को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑलरेडी वर्ड मैं आपको करवा चुका हूँ। हवन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में?
5वें में आपसे पूछा है सैक्रामेंट और सैक्रिलीज के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको बताना है। 6 में आपसे पूछा है हिथर एंड थीथर, हिथर एंड थीथर इस फ्रेज का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको सिंपल भाषा में आपको बताना है हिथर एंड थीथर को क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान क्विज है, आउट ऑफ 6 अपने मार्क्स जरूर से बताना। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को डाल रहा हूँ, चेक कर लो हिंट्स के साथ में और बताओ अपने मार्क्स कितने आपको मिले। क्लासेस अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग के फ़ायदा ले सकते हो। मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम है। स्पून फीडिंग आपको मैं करवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ऐसी नॉलेज आपको देने की कोशिश करते हैं जिसको आप ऑन करें। ऐसा ना अमन सर ने बताया इसलिए आता है, ऐसे अमन सर ने बताया और हमने सीखा है ना, इस तरीके से ही कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया। तो मेहनत कर सकते हो तो आओ मोस्ट वेलकम ऐप पे और फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो एप्लीकेशन या कोर्सेज रिलेटेड, ये नंबर है, इसे व्हाट्सअप करें एंड यू कैन टॉक टू द टीम। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।